4 जुलाई 2015 चंदेल मणिपुर। पक्षियों की चहचहाट से गूंज रहे इस पहाड़ी जंगल में डोगरा रेजिमेंट के जवानों का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कोई गाना गा रहा था तो कोई हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात कॉमन थी कि ये ठंडी हवा सभी को मोहित कर रही थी। आखिर 2 साल बाद घर जाने का मौका जो मिला था, इसी खुशी में वे अपने आसपास हो रही हलचल से पूरी तरह अनजान थे। मुंह पर कपड़ा और हाथ में बंदूक पकड़े हुए कुछ लोगों का झुंड इस मंत्र मुग्ध करने वाले जंगल की झाड़ियों में छुप चुका था। फौजी जब जंगल की गहराइयों में पहुंच चुके थे और वे जंगल को और करीब से महसूस करने लगते हैं, तभी झाड़ियों में छुपे आदमियों में से एक आदमी अपना रॉकेट लॉन्चर हमारे फौजियों के काफिले पर लॉक करता है। बाकी के आदमी अपनी इस स्नाइपर्स को जूम बड़ा करते हैं और हमारे फौजियों के सिर को लॉक कर देते हैं। उधर काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी के टायर के नीचे अचानक कुछ नुकीली चीज आ जाती है और टायर की हवा निकल जाती है। अब पूरा काफिला रुक जाता है और हमारे फौजी अपनी उत्सुकता पर लगाम लगाते हुए खुद को समझाते हैं कि वे जल्द फिर से अपने घर के लिए और आगे बढ़ेंगे। बस उन्होंने अपने मन को समझाया ही था कि एक जोरदार धमाका होता है और काफिले का एक ट्रक हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अचानक से स्वर्ग जैसा यह जंगल नरक के काले धुएं में लिपट जाता है और शैतान की तरह झाड़ियों में छुपे ये लोग हमारे फौजियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। हमारे फौजी कुछ समझ पाते उससे पहले ये लोग पूरे काफिलों को तहस नहस कर इस जंगल में गायब हो जाते हैं। एक ही झटके में हमारे 18 फौजी शहीद हो जाते हैं और 15 को गहरी चोटें लगी होती हैं। इस खबर से भारतीय फौज में आक्रोश की आग भड़क जाती है और इस बार ये आग आतंकियों की मौत के घाट उतारकर ही शांत होने वाली होती है। इस वीडियो में हम भारतीय फौज का ऐसा ऑपरेशन देखेंगे जिसमें वे उरी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह म्यांमार में घुसेंगे और आतंकियों को उनके घर में मारेंगे, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों हमारे फौजियों को आतंकवादियों के ठिकाने पर उन्हें मारने से पहले 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। 5 जुलाई 2015 नई दिल्ली। भारतीय फौज पर 1999 कारगिल वार से लेकर आज 2015 तक कभी भी ऐसा घातक हमला नहीं हुआ था। इसी कारण अफसर से लेकर मंत्री तक सबका दिल दहल उठा होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएस अजीत डोभाल, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. माथुर भी शामिल होते हैं। मीटिंग शुरू होते ही मोदी जी आर्मी चीफ से पूछते हैं, इंटेलिजेंस में क्या पता चला है? दलबीर जवाब देते हैं, सर ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का काम है। मेरे जवान बुरी तरह भड़के हुए हैं, वे एक इशारे पर इन आतंकवादियों को राख में मिला देंगे। ये सुनकर कमरे में बैठे मंत्रियों को कुछ समझ नहीं आता। तभी डोभाल बोलते हैं, ये आतंकी म्यांमार में छुपे हैं, इस बार हमें मजबूत कदम उठाना होगा वरना ये नॉर्थ ईस्ट को भी कश्मीर जैसा बना देंगे। डोभाल के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी और चौंक जाते हैं और राजनाथ सिंह पूछते हैं, डोभाल जी मजबूत कदम से आपका क्या मतलब है? म्यांमार में घुसने का तो नहीं है? डोभाल राजनाथ सिंह की आंखों में आंखें डालकर अपना चश्मा ठीक करते हुए हां में सिर हिलाते हैं। कमरे में मौजूद कोई और इंसान डोभाल से कुछ कहता उससे पहले ही दलबीर बोल पड़ते हैं, हां सर, हम एयर स्ट्राइक या ग्राउंड स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके बाद दोनों विकल्पों पर काफी देर तक चर्चा होती है और एयर स्ट्राइक को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि आतंकवादियों के कैंप के करीब ही आम लोग रहते हैं। भारत सरकार उन्हें नुकसान पहुंचाकर इस ऑपरेशन को ह्यूमन राइट्स का मुद्दा नहीं बनवाना चाहती थी। अब मीटिंग अपने नतीजे पर पहुंच चुकी थी और पीएम एक आखिरी सवाल पूछकर मीटिंग का मकसद पूरा कर देते हैं। पीएम दलबीर से पूछते हैं कि हमारे जवान कितने दिनों में तैयार हो जाएंगे? इस पर दलबीर जवाब देते हैं, सर मुझे 3 दिन का समय चाहिए। यह सुनते ही पीएम हां में सिर हिलाते हैं और कमरे में मौजूद सभी व्यक्तियों की तरफ नजर घुमाने के बाद अपनी कुर्सी से उठकर मीटिंग का अंत कर देते हैं। मीटिंग खत्म होते ही आतंकवादियों की जिंदगी खत्म करने और भारतीय फौजियों का बदला लेने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जंगली जानवरों से भी ज्यादा क्रूर आतंकवादियों को मारने के लिए जंगल के शेर यानी हमारी 21 पैरा को चुना जाता है। वैगना यानी शेर के पंजे के नाम से पुकारे जाने वाले 21 पैरा की जंगल वारफेयर में इतनी महारत है कि आतंकी भारतीय सेना में पड़ने वाले जंगल में अड्डा बनाने का सपना नहीं देखते और नॉर्थ ईस्ट में भूकंप से लेकर आतंक तक कुछ भी आता है, सीना तानकर भारतीयों की रक्षा 21 पैरा ही करती है। 6 जुलाई 2015 ऑपरेशन की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही होती है, लेकिन ऑपरेशन की कामयाबी और सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऑपरेशन कितना महफूज रखा जाए। इसी के चलते भारत सरकार के मंत्री मीडिया के सामने कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते हैं और पीएम मोदी भी बांग्लादेश दौरे के लिए निकल जाते हैं। भारत सरकार का ऐसा ठंडा रवैया देखकर आतंकी बेफिक्र हो जाते हैं और साथ ही एक और हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। इस बात से बेखबर थे कि पर्दे के पीछे 21 पैरा ने अपने जूते के फीते कस लिए हैं और जब जब ऐसा हुआ है तब तक आतंकवादियों को नरक का रास्ता देखना पड़ा है। नागालैंड के दीमापुर में भारतीय सेना थी
कि जो 3 कोर खुफिया लोकेशन पर आर्मी चीफ दलबीर अजीत डोभाल, 3 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत और 21 पैरा के कमांडर ऑपरेशन की प्लानिंग के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। पैरा कमांडर बताते हैं कि हमारे गुप्तचरों की मदद से आतंकवादियों के सबसे बड़े ठिकाने की सटीक लोकेशन मिल चुकी है। हम 9 तारीख को हमला कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक समस्या है, हमारे पास अभी 40 कमांडोज ही हैं और उस कैंप में 200 से भी ज्यादा आतंकी होंगे। ये बात सुनकर कमरे में एक शांति छा जाती है, लेकिन डोभाल को एक सॉल्यूशन दिखाई देता है। वो कहते हैं कि आज पालम एयरबेस के करीब 30 कमांडोज यूएन मिशन के लिए कांगो निकल रहे हैं। ये सुन सभी के दिमाग की घंटी बजती है और तुरंत उन कमांडोज को कांगो की जगह नागालैंड बुला लिया जाता है। अब सारी मुश्किलें सुलझ चुकी होती हैं और आतंकवादियों की नरक से दूरी खत्म होने वाली होती है। दोस्तों, इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने से पहले फटाफट इस आतंकी संगठन के बारे में जान लेते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए कर लीजिए। एनएससीएन की शुरुआत 1980 में एसएस खापलंग द्वारा की गई थी और इसका मुख्य मकसद था नागालैंड को नागालिम नाम से अलग देश बनाना। इनका कहना है कि भारतीय संविधान इन पर थोपा जा रहा है और ये अपने लोगों को इस अन्याय से बचाएंगे, इसलिए इस संगठन का जो निर्माण किया गया। लेकिन असलियत में ये वही लोग हैं जो अपनी आतंकी गतिविधियां करने के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स बेचते हैं और नागालैंड के दुकानों से लेकर घरों तक सभी से टैक्स के नाम पर हर महीने जबरन पैसा वसूलते हैं। इन सब के अलावा इस ग्रुप को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग पाकिस्तान और चीन से मिलती है। इन्हीं सब कारणों के चलते इन्होंने हमारी भारतीय फौज को निशाना बनाया था। 8 जून 2015 इंडो म्यांमार बॉर्डर सुबह 8 बजे के आसपास 11 पैरा के लगभग हमारे 70 कमांडोज अपने साथियों का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। असॉल्ट राइफल, स्नाइपर्स, रॉकेट लॉन्चर और नाइट विजन चश्मे के साथ बिहार रेजिमेंट के कपड़ों में हमारे कमांडोज म्यांमार बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। यहां से आतंकवादियों का कैंप जंगल से करीब 50 किलोमीटर के अंदर ही था। अब कमांडो जंगल में घुस चुके होते हैं और एक दोहरी लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। एक तरफ उन्हें जंगल में मौजूद हर तरह के जंगली जानवरों से बचना था और दूसरी तरफ ये आतंकी जंगलों में लड़ने के लिए माहिर भी थे, जिनसे हमारे कमांडो लड़ने जा रहे थे। इसी कारण कमांडोज का सफर माइंस, जासूसों और हर वक्त आतंकी स्नाइपर से घिरा हुआ था। यह इतना ही काफी नहीं था, एक तरफ और मुसीबत थी। जंगल के अंदर ह्यूमिडिटी 98% और तापमान 40 डिग्री पार कर चुका था। 15 किलो के पिट्ठू से लेकर इन सारी मुश्किलों से बिना घबराए कमांडोज शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। शाम 4 बजे कमांडोज जंगल में इतनी गहराई तक पहुंच चुके होते हैं कि सूरज की किरणें भी इस घने वनस्पति को चीर नहीं पा रही थी। 70 कमांडोज लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और हर घंटे में रेडियो से एक बीप मैसेज बिपिन रावत को भेज रहे थे। तभी कुछ ऐसा घटता है जो एक झटके में पूरे ऑपरेशन को खटाई में डालने का समर्थन रखता है। एक तरफ से कमांडोज जा रहे होते हैं तो उनके सामने 2 आदमी दबे पांव बंदूक पकड़े कमांडोज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कमांडोज की जैसे ही इन पर नजर पड़ती है वे तुरंत दोनों को घेर लेते हैं और पूछताछ करने पर पता चलता है कि लोकल शिकारी हैं। कमांडोज फिर से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इन्हें बेवजह मार भी नहीं सकते थे। इसी कारण टीम कमांडर ने इन्हें साथ ले जाने का फैसला कर लिया। रात 8 बजे गर्मी और जंगल से लड़ते हुए हमारे कमांडोज इस 500 एकड़ में फैले आतंकी कैंप के बाहर पहुंच चुके होते हैं और जब ऐसा इंतजार शुरू होने वाला होता है जिसके चलते कमांडोज को इस मौत के कुएं में 9 घंटे चुपचाप बैठना होता है। टीम कमांडर सभी कमांडोज को 2 टुकड़ियों में बांट देता है। एक टुकड़ी सीधा हमला करेगी और एक टुकड़ी कैंप के बाहर घेरा बनाकर सुनिश्चित करेगी कि कोई आतंकी भागने ना पाए। कमांडोज अपनी दूरबीन लगाकर आतंकवादियों की संख्या गिनने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह कैंप एक छोटी सी पहाड़ी पर था और इसके बाहर करीब 10 टावर थे जिन पर स्नाइपर्स बैठे थे। कैंप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लकड़ी के घर बने हुए थे और इतना बारूद था कि हमारे 70 कमांडोज को आराम से संभाल ले। कैंप में आज आतंकी हमारे फौजियों को मारने का जश्न मना रहे होते हैं। बस इस बात से बेखबर 70 कमांडोज ने धीरे धीरे पूरे कैंप को घेर लिया था। रात 1 बजे कैंप को घेरने के बाद कमांडोज अब इन आतंकवादियों के सोने का इंतजार करने लगे। चांद की रोशनी ने जंगल का हर कोना जगमगा कर दिया था और कैंप में एकदम शांति छा चुकी थी। काफी देर से कोई हलचल न होने से टीम कमांडर अपने साथियों को प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। एक टुकड़ी कैंप की तरफ आगे बढ़ने लगती है, तभी गोलियों की आवाज इस शांति को भंग कर देती है। कमांडोज को कुछ समझ नहीं आता है और जब वे कैंप की तरफ नजर घुमाते हैं तो आतंकवादियों के एक झुंड को गोलियां चलाते हुए अपनी तरफ आता देखते हैं। कहीं आतंकवादियों ने हमें जाल में तो नहीं फंसा लिया, ये कमांडोज सोचते हैं। कहीं उन्हें स्नाइपर्स ने तो देख नहीं लिया। इन्हीं सब सवालों में खोए हुए इन कमांडोज की टीम कमांडर होता है वो आदेश देते हैं और सब अपना सारा कवर ले लो, कोई भी मेरे इशारे से पहले कोई हरकत नहीं करेगा।
आतंकवादियों की गोलियां कमांडोज के इर्द गिर्द मौजूद पत्थर और पेड़ों को लगातार चीरने लगती है। आतंकी अब हमारे कमांडोज के करीब पहुंचने लगते हैं। करीब पहुंचते ही वे अपनी टॉर्च की रोशनी हमारे कमांडोज की तरफ मारने लगते हैं। अगर उन्हें कमांडोज की हल्की परछाई भी दिखी तो ये मौत का कोहराम मचा देंगे, लेकिन मौत को इतना करीब से महसूस करने के बाद भी एक भी कमांडो अपनी जगह से नहीं हिलता है और चेहरे पर बिना किसी भाव के पत्थर की तरह जमा रहता है। यही वो खासियत है जो इन कमांडोज को जंगल का शेर बनाती है। अपनी टॉर्च की रोशनी लहराते के बाद कुछ और गोलियां चलाकर ये आतंकी हंसने लगते हैं और फिर वो अपने कैंपस की तरफ लौट जाते हैं। पूरी रात में ऐसा करीब 4 या 5 बार होता है। कमांडोज समझ जाते हैं कि ये इनकी ड्रिल का हिस्सा है। दरअसल आतंकवादियों को एक खौफ हमेशा रहता है कि भारतीय फौज किसी न किसी दिन उनका शिकार करने जरूर आएगी और उससे बचने के लिए ऐसे गोलियां चलाते हैं और पूरी रात टॉर्च की रोशनी जंगल की हर हरकत पर नजर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। बस वे ये नहीं समझ पाए कि जब 21 पैरा आती है तो वो हाथ नहीं लगती बल्कि सीधा हलक से जबड़ा निकालकर खींच लेती है। सुबह 5 बजे सूरज की पहली किरण कैंप पर पड़ने लगती है और पूरी रात पहरा देकर आतंकवादियों को तसल्ली हो चुकी थी कि कोई खतरा नहीं है। अब वे बेफिक्री से सो रहे होते हैं। बस शेर की यही तो खासियत है, वो तब शिकार करता है जब उसका शिकार सबसे कम चौकन्ना हो। टीम कमांडर इशारा करते हैं और सारे कमांडोज कैंप से 50 मीटर की दूरी पर पोजीशन ले लेते हैं। कमांडर उंगली से 3 की गिनती गिनते हैं और गिनती खत्म होते ही एक साथ 10 रॉकेट लॉन्चर कैंप पर बरसने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ से स्नाइपर टावर में मौजूद आतंकवादियों का सफाया कर देते हैं। एक ही झटके में यह कैंप तबाही का विकराल रूप देखने लगता है। आसमान में काला धुआं और जमीन पर आतंकवादियों के खून के प्यासी गोलियां चलने लगती हैं। कमांडोज की एक टुकड़ी कैंप में घुस जाती है और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगती है। एक ही झटके में कैंप में उथल पुथल मच जाती है और सारे आतंकी चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ आतंकी गोली चलाने की हिम्मत करते हैं, लेकिन उनकी बंदूक लोड होती कि उससे पहले ही कमांडोज की गोली का वो शिकार हो जाते हैं। करीब 40 मिनट तक आतंकवादियों पर मौत बरसाई जाती है और एक एक करके भारतीय फौजियों की मौत पर खुशी मनाने वाले 100 आतंकी अपनी सही जगह यानी कि नरक पहुंच जाते हैं। आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के बाद कमांडोज कैंप को पूरी तरीके से आग में जला देते हैं ताकि आने वाले कई महीनों में भी नए आतंकी यहां रहने की सोच ना पाए। कैंप और आतंकवादियों का सफाया कर कमांडोज तुरंत भारत की तरफ निकल पड़ते हैं। टीम कमांडर एक मैसेज बिपिन रावत को भेजते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बिपिन रावत और आर्मी चीफ से होते हुए यह मैसेज प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद भारत सरकार बिना दुनिया की फिक्र किए अपने कमांडोज के शौर्य का दुनिया के सामने ऐलान करती है। आर्मी प्रेस को बुलाकर पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है। इधर हमारी फौज में इस खबर की खुशी एक अलग ही माहौल बना जाती है। देश की गरिमा की रक्षा करने के बाद ऑपरेशन में शामिल हमारे कमांडोज रोज की तरह एक और नए मिशन की तैयारी में जुट जाते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारी भारतीय सेना ने अपने साथियों का बदला लिया और आगे भी लेती रहेगी। अगर हमारे फौजियों की वीर गाथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें।